हेलो गाइस, वेलकम टू ई कीड़ा। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने कंसिडरेशन ये टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने कंसिडरेशन के काइंड्स, कंसिडरेशन के एसेंशियल्स ये टॉपिक पर डिस्कशन किया था। आज भी हमारा टॉपिक कंसिडरेशन ही है, बट टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक क्विक रिकैप देखते हैं कि कंसिडरेशन होता क्या है। कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज है उनको जो रिटर्न में बेनिफिट मिलता है उसे हम कहेंगे कंसिडरेशन। तो हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है कि जेरी जो पार्टी है उसके लिए कंसिडरेशन है 15,000 रुपीज और टॉम जो पार्टी है उसके लिए कंसिडरेशन है सेल फोन। गाइस, आज का जो टॉपिक है उसे समझने के लिए इसी एग्जाम्पल का हम एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे। तो आज के टॉपिक का नाम है हमारा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है या प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज है, जैसे हमारे एग्जाम्पल के हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये दो पार्टीज है। सो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज होंगे वही एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, वही एक दूसरे पे लीगल एक्शंस ले सकते हैं अगर कोई भी पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग अगर कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो जो दूसरी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ वही उस पे लीगल एक्शंस, सिर्फ वही उन पे केस कर सकती है। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक पार्टी है जेरी, एक पार्टी है टॉम। सपोज यहाँ पे टॉम ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, टॉम ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो जेरी जो है, बिकॉज जेरी ही है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा पार्टी, तो जेरी ही टॉम पे लीगल एक्शंस ले सकता है। ठीक है, ये रूल बोलता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट गाइस, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हर सिचुएशन में सही होगा? ये समझने के लिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो सीन 2। अब ये एग्जाम्पल कर दिस, तो ये एग्जाम्पल का जो बेस है वो ये एग्जाम्पल का ही लेते हैं हम। बेस एज इन जो ऑब्जेक्ट है और जो पैसे है, जो कंसिडरेशन है, वो सेम रखते हैं ये एग्जाम्पल में भी, ताकि समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी है पार्टी ए, कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी पार्टी है पार्टी बी। पार्टी ए ने ऑफर किया है सेल फोन फॉर ₹15,000 टू पार्टी बी। ठीक है, और पार्टी बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हो जाता है ऐसे कि दोनों, हो सकता है कि दूसरे अलग अलग सिटीज में हैं या अलग अलग कंट्रीज में हैं, तो आपस में मिल के तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पार्टी ए ने क्या किया है, एक मिडिलमैन को अपॉइंट किया है, या एक एजेंट बोल सकते हो आप लोग, या असाइनी बोल सकते हो। एजेंट, असाइनी, मिडिलमैन, ये क्या है हम अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे उन्हें। अभी फिलहाल इतना ऐसे मान लेते हैं कि एक मिडिलमैन है। ठीक है, अब ये जो मिडिलमैन है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ दो ही पार्टी है, एक जो ऑफर करता है, दूसरा जो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए थोड़ी सी हेल्प करेगा। ओके, तो ये मिडिलमैन है। तो ए ने एक मिडिलमैन अपॉइंट किया है, ए ने उसे क्या बताया है कि ये सेलफोन आप प्लीज बी को हैंड ओवर कर देना, और बी जो भी पैसे देगा, कैश देगा, चेक देगा, आप उसे मेरे पास लाके देना, और आपका जो भी कमीशन होगा वो आपको पे किया जाएगा। ये पूरा ये सिनेरियो बोलता है। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये सीन ये बताता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी, और पार्टी ए ने एक मिडिलमैन अपॉइंट किया है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए हेल्प करेगा। तो पार्टी ए ने मिडिलमैन को क्या बोला कि आप ये सेलफोन लेके जाना और पार्टी बी को हैंड ओवर करना, और पार्टी बी जो पैसे देगा वो आके मुझे दे देना। ये पूरा सिनेरियो है। अब हो जाता है ऐसे कि कॉन्ट्रैक्ट के दिन पार्टी ए ने जो सेलफोन दिया था मिडिलमैन को पार्टी बी को हैंड ओवर करने के लिए, वो सेलफोन लेके ये मिडिलमैन भाग जाता है। ठीक है, जो सेलफोन दिया था हैंड ओवर करने के लिए वो सेलफोन लेके मिडिलमैन भाग जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो पार्टी बी
केस करेगा पार्टी ए पे कि भैया मुझे तो सेल फोन मिला ही नहीं। बट क्या पार्टी ए पे केस करना या पार्टी ए पे लीगल एक्शंस लेना सही है? ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज पार्टी ए ने तो कट दिस बिकॉज पार्टी ए ने तो अपना प्रॉमिस फुलफिल किया था। पार्टी ए ने मिडिलमैन को अपॉइंट करके मिडिलमैन के पास सेलफोन हैंड ओवर कर दिया था। सो यहाँ पे पार्टी ए की भी कोई गलती नहीं है, ना पार्टी बी की कोई गलती है। बट यहाँ पे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल देखें तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज है वो ही आपस में एक दूसरे पे केस कर सकते हैं। ना कोई स्ट्रेंजर, ना कोई थर्ड पर्सन इन पे केस कर सकता है, ना ये किसी थर्ड पर्सन पे केस कर सकते हैं। बट ये सिचुएशन में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होगा। बिकॉज अगर होगा तो वो गलत होगा। बिकॉज यहाँ पे दोनों पार्टीज की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? किसी थर्ड पर्सन की। तो फिर लॉ में आ जाता है एक्सेप्शन कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्शंस ला देते हैं हम। और आज का हमारा वही टॉपिक है कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस क्या है। तो आपको तो आइडिया आ गई होगी कि फर्स्ट एक्सेप्शन यही है। बट दिस फर्स्ट एक्सेप्शन यही है कि अगर हम कहीं मिडिलमैन या कोई एजेंट को अपॉइंट करते हैं और अगर एजेंट से गलती होती है तो जो पार्टीज है वो एजेंट पे या जो मिडिलमैन अपॉइंट किया है उस पे केस कर सकते हैं, या वाइसे वर्सा। सपोज इसे का ही दूसरा साइड लेते हैं हम, कट दिस, या वाइसे वर्सा इसी एग्जाम्पल का दूसरा साइड लेते हैं हम कि जो मिडिलमैन है इसने तो अपना काम कर दिया, बट जो कमीशन प्रॉमिस किया था पार्टीज ने वो कमीशन अब इसे पे नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये जो मिडिलमैन है वो पार्टीज पे केस कर सकता है। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक यही कहता है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू और बी स्यूड और सूट फाइल बाय थर्ड पार्टी। और इसी के एक्सेप्शंस आज हम पढ़ने वाले हैं। सो एक्सेप्शंस टू प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो मैंने एक एक्रोनिम बनाया है AIT। सो ए रिप्रेजेंट्स असाइनी। असाइनी एज इन कि जहाँ पे हम कट दिस, असाइनी वो इंडिविजुअल होता है जिसे हम अपने राइट्स ट्रांसफर कर देते हैं कि जो हमारे बिहाफ पे या हमारी तरफ से पूरा कॉन्ट्रैक्ट हैंडल करेगा। ठीक है, असाइनी वो इंडिविजुअल होता है जिसे हम अपने सारे राइट्स ट्रांसफर कर देते हैं और जो हमारे बिहाफ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट हैंडल करेगा। बट वो पार्टी नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट की। अगेन ये एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये पार्टी ए, पार्टी बी, और पार्टी ए ने इसे असाइनी अपॉइंट किया है कि मेरे बदले जो भी डिस्कशंस होंगे, जो भी डिसीजंस होगा आप डिसाइड कर सकते हो, सारा कुछ आप ही हैंडल कर लो। बट कॉन्ट्रैक्ट पेपर में पार्टी के नाम के जगह पे हमेशा पार्टी ए का ही नाम होगा, इनका नाम नहीं होगा। इनका नाम एज अ असाइनी ही होगा। भले वो सारा डिसीजन ये ले रहे हैं, सारा डिसाइड ये कर रहे हैं, बट स्टिल वो असाइनी ही होंगे और पार्टी ये इंडिविजुअल ए ही होगा। सो अगर हमने असाइनी अपॉइंट किया है और असाइनी से कुछ गलती हो चुकी है या असाइनी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है तो पार्टीज जो है एक दूसरे पे केस नहीं करेंगे, वो असाइनी पे केस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आपने सुना होगा थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, जो मोस्टली व्हीकल इंश्योरेंस जो लेते हैं वहां पे ये टर्म आ जाता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज कि एक इंडिविजुअल के पास कार है, ठीक है, और उसने कार का इंश्योरेंस करवा के रखा है और हो जाता है ऐसे कि वो कार लेके चला गया और उसने एक भी इंडिविजुअल है उसका एक्सीडेंट करवा दिया। अब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? पार्टी ए और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि पार्टी ए ने इंश्योरेंस लिया था अपनी कार के लिए। तो पार्टी ए और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। और हुआ क्या यहाँ पे कि पार्टी बी का नुकसान हुआ है, ठीक है, या पार्टी बी का एक्सीडेंट हुआ है, पार्टी बी का नुकसान हुआ है। तो इवन दो पार्टी बी जो है, सो अब चलते हैं पॉइंट 2 पे
जो आई रिप्रेजेंट कर रहा है जो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पे भी हम यही एग्जाम्पल का सपोर्ट लेते हैं। सपोज कि ये इंडिविजुअल ए है, इन्होंने कार खरीदी है और कार खरीदने के बाद वो कार का इंश्योरेंस करवाया है। सपोज कि ये जो बी है ये इंश्योरेंस कंपनी है और ये इंश्योरेंस कंपनी से इन्होंने इंश्योरेंस करवाया है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, पार्टी ए और ये इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब इंश्योरेंस होने के बाद ए जो है वो अपनी कार लेके घूमने चला जाता है और होता ऐसे है कि ए का जो है एक्सीडेंट हो जाता है एक इंडिविजुअल के साथ। कोई सपोज कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सी, ये इंडिविजुअल सी है, इनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये इंडिविजुअल सी का एक्सीडेंट हुआ है, जो भी उनको चोट लगी है, जो भी उनका नुकसान हुआ है, वो किससे भरपाई लेगा, इंश्योरेंस कंपनी से। इवन तो ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, बट ये भी एक्सेप्शन में आ जाता है कि इनका नुकसान हुआ है, सो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इन्हें कंपेंसेशन भर के देगी। ठीक है, सो अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे जो है ट्रस्ट और चार्ज। अब ये ट्रस्ट और चार्ज का क्या मीनिंग होता है। अब सपोज यहाँ पे कि कोई इंडिविजुअल है, XYZ इंडिविजुअल, ठीक है, उनका एक सपना है कि जितने भी ब्राइट स्टूडेंट्स जिनको 95 अबव परसेंट आती है और जिनकी इनकम कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो उन्होंने ये बता दिया है कि उनकी जो पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा, उनकी एजुकेशन का जो भी एक्सपेंसेस होगा, वो XYZ इंडिविजुअल उठाएंगे। और इस चीज़ के लिए उनका ये एम कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक इंडिविजुअल को अपॉइंट किया है। उन्होंने बताया है कि ये एक एरिया है, सपोज कि मुंबई, मुंबई में जितने भी बच्चे होते हैं 12th में जिनको 95 अबव मार्क्स मिलते हैं और जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा निकालना है और वो डेटा से फिर हम ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे, उनके आगे के एजुकेशन के लिए उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, XYZ और वो जो ट्रस्ट बनाई है उन्होंने, वो उनके दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अब हुआ ऐसे कि मुंबई में एग्जाम्पल ऐसे 10 लोग हैं, ठीक है, 10 इंडिविजुअल्स हैं जिनको 95 एंड अबव मार्क्स मिले हैं, बट वो जो इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है ये जो ये ट्रस्ट चला रहे हैं, XYZ उन्होंने सिर्फ ट्रस्ट को फॉर्म किया है, वो ट्रस्ट चला नहीं रहे हैं। ट्रस्ट को चलाने के लिए उन्होंने एक ग्रुप को अपॉइंट किया है और वो ग्रुप जो है उन्होंने वो 10 जो इंडिविजुअल्स है उसमें से 2 इंडिविजुअल्स को इग्नोर कर दिया, उनको बेनिफिट नहीं दे रहे हैं ये। तो वो जो 2 इंडिविजुअल्स है जिनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, वो डायरेक्टली ट्रस्ट पे केस कर सकते हैं। आप समझ रहे हो ये एग्जाम्पल को कि जो बेनिफिशियरी है, इवन दो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, XYZ इंडिविजुअल और ट्रस्ट, एक ट्रस्ट फॉर्म किया है, ठीक है, वो ट्रस्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बट बेनिफिशियरी कौन है, ऐसे वो 10 लोग जिनको 95 एंड अबव मार्क्स मिले हैं, बट उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनको जो लाइबल होने के बाद भी उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में जो बेनिफिशियरीज है, इवन तो वो थर्ड पार्टी है, वो स्ट्रेंजर है, वो ट्रस्ट पे केस कर सकते हैं। फिर आता है इस्टॉपल। इस्टॉपल मतलब एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड मतलब अगेन ये एग्जांपल का सपोर्ट लेते हैं, ए इंडिविजुअल है, बी इंडिविजुअल है, सिनेरियो सेम है, सेलफोन बेचना चाहते हैं और इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है। अब हुआ ऐसे जैसे अभी का टाइम पीरियड है, लॉकडाउन हो गया, दोनों पार्टीज एक दूसरे को मिल ही नहीं पा रहे हैं। सो एक इंडिविजुअल है, सपोज कि ये दो ऐसा इंडिविजुअल है जो दोनों पार्टीज को जानता है। सो ये इंडिविजुअल खुद से वॉलेंटरीली इनके पास गया, इनको बोला कि अरे आप टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ इन्हें, मुझे पता है कि वो कहाँ पर रहते हैं, आप सेलफोन मुझे दे दो, मैं आपका जो ये काम है वो कर दूंगा। सेम इनके पास भी गया, इनको भी उन्होंने यही बोला कि आप टेंशन मत लो, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मैं जानता हूँ इन्हें, आपका जो भी पैसा होगा मैं जाके इनको हैंड ओवर कर दूंगा। इसने क्या किया यहाँ पे, एक्नॉलेज किया, खुद से जाके इन्हें बता दिया कि हाँ आपका काम मैं कर दूंगा या आपका काम आप मुझे दे दो, मैं वो काम पूरा कर दूंगा। एक्नॉलेज करने के बाद, एक्नॉलेज करना मतलब खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद, खुद एग्री होने के बाद, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता है
तो ऐसे केस में ऑब्वियसली ये दो जो इंडिविजुअल्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज है, वो इन पे केस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट एजेंट। ऑब्वियसली हमने ये एग्जाम्पल में देख लिया था कि जो हमारे बिहाफ पे अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, अगर मैंने इसको एजेंट अपॉइंट किया है और अगर मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है और अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया या इसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, तो जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की वो इस पे केस कर सकती है। फिर आ जाते हैं मैरिज सेटलमेंट और फैमिली पार्टीशन। अब ये क्या बोलता है, ये सेम हो जाता है ट्रस्ट के जैसे कि अगर मैरिज सेटलमेंट की बात करें या फैमिली पार्टीशन की बात करें, तो यहाँ पे कोर्ट हमेशा देखेगा कि बेनिफिशियरी कौन है, और बेनिफिशियरी इवन दो वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं होगा, उसके सपोर्ट में या उसके फेवर में ही कोर्ट जो है वो अपना कट दिस ओके। नेक्स्ट पॉइंट है मैरिज सेटलमेंट और फैमिली पार्टीशन। अब मैरिज सेटलमेंट और फैमिली पार्टीशन क्या होता है, ये सेम ट्रस्ट के जैसे काम करता है। मैरिज सेटलमेंट या फैमिली पार्टीशन के केस में कोर्ट ये देखता है कि बेनिफिशियरी कौन है, और बेनिफिशियरी के हिसाब से कोर्ट उनके फेवर में डिसीजन देता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि दो भाई है, अगेन सेम एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, ए एक भाई है, बी एक भाई है, ठीक है, और इन दोनों ने अपना जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा कर दिया है। ठीक है, अब इनके जो पेरेंट्स होंगे, तो कोर्ट ये देखेगा कि पेरेंट्स का बेनिफिट किस में है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पेरेंट्स की देखभाल कौन करेगा। तो कोर्ट दोनों भाइयों को ये बताएगा कि आपने जो प्रॉपर्टी ले ली है, बट पेरेंट्स का जो भी खर्चा होगा, उनका जो भी एक्सपेंसेस होगा, वो आप दोनों को उठाना है। ठीक है, तो कोर्ट ऐसे केस में, मैरिज सेटलमेंट या फैमिली पार्टीशन के केस में, जो बेनिफिशियरी है उनके फेवर में अपना डिसीजन देगा। तो गाइस ये थे एक्सेप्शंस फॉर पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि जो थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट, जो स्ट्रेंजर्स है कॉन्ट्रैक्ट के, ना उन पे हम केस कर सकते हैं, ना वो हम पे केस कर सकते हैं। बट हमने उसके एक्सेप्शंस पढ़े कि जहाँ पे जो थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, जो कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रेंजर्स है, वो भी हम पे केस कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, हम भी उन पे केस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक्सेप्शन टू द रूल्स फॉर नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन। अगर आपको याद होगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट का एक इम्पॉर्टेंट असेंशियल है कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट गाइस ये लॉ है, यहाँ पे हर चीज के लिए एक्सेप्शंस है, सो ये वाले केस में भी हमारे पास एक्सेप्शंस है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक फादर है और उनकी डॉटर है। फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने डॉटर के नाम कर दी और डॉटर को रिटर्न में बोला कि ये देखो मैंने ₹1 करोड़ वर्थ की प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दी है, तो आप प्लीज मुझे ₹1 करोड़ रिटर्न में देना। क्या ऐसा कहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज फादर ने डॉटर के नाम पे जो प्रॉपर्टी की है वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन की है। तो अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन से बने हुए हैं, तो अगर वहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी चलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंपेंसेट फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। ऑब्वियसली पास्ट कुछ सर्विसेज है, पास्ट कुछ सर्विसेज आपने की है, उसके बदले अगर वो इंडिविजुअल आपको आज कंपेंसेट कर रहा है, आज कंसिडरेशन दे रहा है, तो भी वो वैलिड हो जाएगा। टाइम बैरेड डेट, अब ये इंपॉर्टेंट है। सपोज कि आपने आपके फ्रेंड को 1 लाख का लोन दिया था, ठीक है, और उसने प्रॉमिस किया था कि वो 6 मंथ्स में आपको वो लोन जो है वो विथ इंटरेस्ट पूरा पे करेगा। 6 महीने हो जाता है और हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे टाइम के साथ आता है, तो वो टाइम खत्म होने के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी वहाँ पे खत्म हो जाता है। 6 महीने हो गए, आपका फ्रेंड जो है आपको लोन रीपे नहीं कर पाया, 6 महीने के बाद हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप वहाँ पे खत्म हो जाता है। 1-2 साल के बाद आपका फ्रेंड आपको वो 1 लाख का जो रुपए का लोन लिया था
वो रीपे कर रहा है। तो वो टाइम पे इवन तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा हमारे बीच में, स्टिल अगर वो कंसिडरेशन दे रहा है हमको, हमारे पैसे हमको वापस लौटा रहा है वो विथ इंटरेस्ट, तो वो वैलिड कंसिडरेशन या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, क्रिएशन ऑफ एजेंसी ये हम रोज ऑलमोस्ट रोज करते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। जैसे फ्रेंड को खुद से होके लिफ्ट दे देते हैं, अच्छा ठीक है चल मैं बैठ मैं तुझे छोड़ता हूँ, या अच्छा ठीक है आज मैं तेरा बिल भरता हूँ, या अगर फ्रेंड को कुछ हेल्प चाहिए तो हम उसके लिए हेल्पर बन जाते हैं, हम उसके लिए वो सारा कुछ करते हैं जो हम कर सकते हैं। बट हम रिटर्न में कुछ पूछते हैं उन्हें नहीं, हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। सो अगर ऐसे फ्रेंडशिप को लेके या रिलेशन को लेके अगर एजेंसी बनी है, उनको हम हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड कंसिडरेशन ही होगा। ठीक है। गिफ्ट्स, ऑब्वियसली अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं, हम रिटर्न में उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने आपको गिफ्ट दिया है, आपको भी रिटर्न अभी मुझे गिफ्ट देना है। नहीं, हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो गिफ्ट के केस में वहाँ पे वैलिड होगा वो कंसिडरेशन। ठीक है। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने एक टर्म पढ़ा, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट का, या जो थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, वो ना कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज पे केस कर सकती है, ना कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज उन पे केस कर सकते हैं। बट ये लॉ है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक्सेप्शंस हर चीज के होते हैं। तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भी एक्सेप्शंस है। क्या है वो एक्सेप्शंस? अगर हमने असाइनी अपॉइंट किया है, ठीक है, जो हमारा ये एग्जाम्पल बताता है कि अगर असाइनी अपॉइंट किया है, असाइनी कौन? जिसको हम अपने सारे राइट ट्रांसफर कर देते हैं और पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है अब वो ही चलाने वाला है। ठीक है, वो हो जाता है असाइनी। तो अगर हमने असाइनी अपॉइंट किया है और अगर असाइनी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज है, इवन तो असाइनी थर्ड पार्टी है या स्ट्रेंजर है, हम उन पे केस या लीगल एक्शंस ले सकते हैं। थर्ड है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी और जो इंडिविजुअल ने इंश्योरेंस लिया है उन दोनों के बीच में होते हैं। बट अगर किसी थर्ड पर्सन का नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ दैट इंडिविजुअल जिसने इंश्योरेंस लिया है, तो वो थर्ड पर्सन की भरपाई करेगा इंश्योरेंस कंपनी। ट्रस्ट और चार्ज, जहाँ पे अगर कोई ट्रस्ट बनाया गया है किसी बेनिफिशियरीज के लिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, एक पर्टिकुलर कॉज के लिए हमने वो ट्रस्ट बनाया है कि वो पर्टिकुलर एक ग्रुप है जिनको बेनिफिट्स मिले, और अगर वो बेनिफिट्स प्रॉपरली वो ग्रुप्स को नहीं मिल रहे हैं, तो जो बेनिफिशियरीज है जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं वो ट्रस्ट पे केस कर सकते हैं। ईस्टॉपल, अगर हमने एक्नॉलेज कर दिया है, हमने वॉलेंटरीली विलिंगली जाके बोल दिया है कि यस मैं आपका काम कर दूंगा, एक्नॉलेज करने के बाद भी अगर हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो जो पार्टीज है वो हमारे पे केस कर सकती है। एजेंट, सेम एज कि जहाँ पे मैंने एजेंट अपॉइंट किया है जो मेरे बिहाफ पे काम करने वाला है, और अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हम जो पार्टीज है एजेंट पे केस कर सकते हैं। मैरिज सेटलमेंट एंड फैमिली पार्टीशन, यहाँ पे भी लॉ ये देखता है कि बेनिफिशियरी कौन है और उनके फेवर में ही डिसीजंस वो देगा। फिर हमने दूसरा एक्सेप्शन पढ़ा आज कि जहाँ पे हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स में कंसिडरेशन एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बट हमने उसका भी एक्सेप्शन पढ़ा। ये वो केसेस है कि जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी होगा, स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो फर्स्ट क्या थे? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है, ऐसे एग्रीमेंट्स जो प्यार या अफेक्शन के बेसिस पे बने हैं। ठीक है, हमने कर दिस। यहाँ पे हमने फादर एंड डॉटर का एग्जाम्पल लिया। कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, एक पास्ट सर्विस हमने कुछ तो की थी, उसका कंपेंसेशन हमको आज मिल रहा है। सो इवन दो पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज से हो चुका है, कंपेंसेशन आज मिल रहा है, स्टिल वो वैलिड है। टाइम बैरिड डेट, टाइम बैरिड मतलब कि टाइम खत्म हो चुका था, टाइम खत्म होने के बाद हमको पैसे मिले हैं, तो क्या हम मना कर देंगे क्या उसको? नहीं, जो भी हमारा पैसा है हम वो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेंगे और वो लीगल होगा। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स का एग्जाम्पल बताया।
हम फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप्स में अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कज़न्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर लेते हैं। या अगर वो कुछ उनको हेल्प चाहिए होती है, तो हम अपने सारे कॉन्टैक्ट, हम अपने सारे एनर्जी लगा देते हैं उनको हेल्प करने के लिए। और ऐसे केस में क्या हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, बिकॉज़ अगेन हमारे रिलेशनशिप्स के वजह से हमने उनका वो काम किया होता है। तो ऐसे केस में इवन दो कंसिडरेशन नहीं होगा, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल ले लो कि आप जो सिटी में रहते हो, आपका कोई एक कज़िन या आपका कोई एक फ्रेंड, उसको वो सिटी में जॉब लग गई है, ठीक है? और वो आपसे हेल्प माँग रहा है कि प्लीज़ मुझे रेंट के लिए घर देख लो। तो आप जो है अपने आपके कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उनको घर दिलवा रहे हैं। तो आप यहाँ पे इवन दो काइंड ऑफ एजेंट का काम कर रहे हो कि उनको घर देख रहे हो, उनके लिए घर ढूँढ रहे हो, बातें कर रहे हो आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ, उनको इन्फॉर्म कर रहे हो, मिडलमैन बन रहे हो, बट आप कुछ भी कंसिडरेशन उनसे नहीं ले रहे हो, ठीक है? सो इवन दो आपने कुछ कंसिडरेशन नहीं लिया है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और लास्ट हो जाता है हमारा गिफ्ट्स, ठीक है? सो गाइस, आई होप ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडेज सेशन। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।